हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करने जा रहे हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न पूछे थे कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसमें प्रमुख रूप से जो उत्तरी भाग है, जैसे आपका भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ठीक है, ग्वालियर के कुछ रीजन हो गए, श्योपुर के कुछ रीजन हो गए, तो ये जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो रिवर्स के द्वारा बहा के एक जगह इकट्ठी करी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो मृदा अपरदन की समस्या अगर इन ऑप्शंस को देखें तो इसमें मुरैना है, इसके अलावा आपका जो भिंड हो जाता है, मुरैना हो जाता है, ठीक है, हल्के हल्के कुछ हिस्से जो हैं आपके वो श्योपुर जिले के भी हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जिले हैं जो आपके मृदा अपरदन से ग्रसित हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर जो मृदा अपरदन पाया जाता है उसको अवनालिका अपरदन कहा जाता है। जो चंबल नदी का जो एरिया है, ये आप समझ गए होंगे, भिंड मुरैना श्योपुर, यानी कि चंबल नदी का जो एरिया है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो ये अवनालिका प्रकार का अपरदन जो है वो होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं गली रोजन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, इस नाम से प्रश्न एक बार पूछा गया है, अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिभा श्रीवास्तव ने अच्छा आंसर किया है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। हमारे प्रदेश में ज़्यादातर जो मिट्टियां हैं उनमें मतलब इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरकता की दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। इस मिट्टी में बालू की प्रधानता भी होती है। भावर क्षेत्र में इस मिट्टी में मोटी बालू और कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया आदि जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मुरैना में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। मुरैना चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। प्रमुख नदियां चंबल, कंवरी, आसन, पार्वती, सीप व सांक हैं। मुरैना में सिहोनिया में काकन मठ मंदिर है जो कछवाहा वंशकालीन है। चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल परियोजना है जहां डॉल्फिनों का संरक्षण किया जा रहा है। लिंगानुपात कम है 840। पर्यटन स्थल हैं शेरशाह सूरी का पुल, पदावली मंदिर, सुहानिया जैन तीर्थ स्थल, पहाड़गढ़ में शैल चित्र तथा संभलगढ़ का किला। ठीक है, ये प्रमुख जो आपके पॉइंट्स हो जाएंगे मुरैना के। आज का हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो ये कमेंट करके बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। ये कुछ हमारा कंटेंट है, अगर आप लेना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का जुलाई का जो आउटलुक है वो हमने लॉन्च कर दिया है, ये भी अगर आप चाहें ले लें। इसके अलावा जनवरी से लेकर जून तक का पूरा जो कंटेंट है उसका अर्धवार्षिकांक मैंने आपको ये दे दिया है। इसके अलावा जो अगला अर्धवार्षिकांक है वो हमारा जनवरी 2021 में आएगा। ठीक है, मंथली अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको मंथली भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। एक और चीज़ है, देखिए आजकल शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्यमंत्री हैं। आजकल हर जगह अभी जहाँ भी वो जा रहे हैं वो एक घोषणा कर रहे हैं कि हम 16 सितंबर से भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 सितंबर तो निकल गया, नोटिफिकेशन तो खैर उन्होंने ये कहा है कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि वो पहले दिन ही 16 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाल दें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी चूंकि उपचुनाव है तो ये उनका एक छोटा सा जुमला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को लेके चलें आप, लेकिन एक बात मेरी समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट ईयर जो भी एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, सबको लग रहा था कि इस बार एमपीपीएससी नहीं होगा, और जैसे ही 14 नवंबर या 15 नवंबर, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया था ना, सब एक्टिव हो गए थे। ठीक है, तो पता नहीं चलता है नोटिफिकेशन का, और हम लोग कोई यूट्यूबर, कोई ऐसे सोर्स नहीं हैं जिन्हें
अलग से ये चीज़ पता होती है भैया कि हम वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी यूट्यूबर से बिल्कुल भी ना पूछें कि भाई नोटिफिकेशन सर कब आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है। अगर उनको पता हो रहा है तो वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सीधी सीधी से एक बात समझ लीजिए आप। लेकिन मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, तैयारी जारी रखो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा ना, आपको 1 महीने का 1.5 महीने का ही टाइम मिल पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही अपना आगे का जो तैयारी है उसको करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भोपाल में अभी हाल में राज्य स्तरीय अन्न उत्सव का शुभारंभ 16 सितंबर को किया गया। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि 16 से लेके 23 तारीख तक, ठीक है, एक गरीब कल्याण जो पखवाड़ा है वो चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो अन्न उत्सव हुआ है, इसमें प्रदेश के सभी जिलों में जो नवीन हितग्राही हैं उनको पात्रता पर्ची और राशन के पैकेट का वितरण 16 सितंबर को किया गया। देखिए, यहाँ पर नवीन हितग्राही की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब पहले से ही प्रोसेस चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे नवीन हितग्राही जिनके पास में पात्रता पर्ची नहीं थी, उनको इसमें इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पे एक करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने, तो ये है टोटल करीब 37 लाख नए जो हितग्राही हैं उनको ये राशन के पैकेट का वितरण करा गया है मध्य प्रदेश में 16 सितंबर को। हर गरीब को अन्न देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना क्या है? एक्चुअल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अभी गरीब कल्याण योजना चल रही है प्रधानमंत्री की, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को समाहित करके जरूरतमंद वर्ग को प्रतिमाह खाद्यान्न देने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। 37 लाख ऐसे लोगों को यह अधिकार दिया जा रहा है जिनके पास पात्रता पर्ची न होने के कारण उन्हें राशन से वंचित होना पड़ा था। इसके तहत नवीन हितग्राहियों को इस महीने से प्रति सदस्य, ध्यान रखिए, प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं या चावल, ध्यान रखिए, 5 रुपया किलो गेहूं या 5 किलो गेहूं या चावल, और प्रति परिवार 1 किलो आयोडाइज्ड नमक यानी आयोडीन युक्त नमक 1 रुपये प्रति किलो की दर से देने की शुरुआत की जा रही है। ये डेटा याद रखना है यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नए पुराने सभी उचित मूल्य उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आगामी नवंबर महीने तक प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क दी जाएगी। अन्नोत्सव प्रदेश के 52 जिलों के 22,549 ग्रामीण और 3,368 शहरी, इस प्रकार कुल 25,997 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आपको ये डेटा जरूर याद रखना है कि कितना किलो जो आइटम्स हैं वो उनको दिए जा रहे हैं, नमक कितना दिया जा रहा है, गेहूं कितना दिया जा रहा है, दाल कितनी दी जा रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने लोग, कितने नवीन हितग्राही बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और डेफिनेटली डेट याद रखनी है, पूछी जाएगी। अब देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो ये योजना भारत सरकार के द्वारा 26 मार्च 2020 में घोषित की गई थी कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर, ठीक है, गरीबों को अन्न प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बाद में 30 जून को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में जुलाई से लेकर नवंबर तक के लिए इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला जो अनाज है उसको बढ़ा दिया था, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया था। पहले मार्च में घोषित करी गई थी, तो मार्च तो निकल ही गया था, तो ये आपका मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, 3 महीने यानी 90 दिन के लिए इसको पहले घोषित किया गया था। बाद में फिर जुलाई से लेके नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया। इस योजना के तहत देश के गरीब जनता को हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं अथवा चावल प्रति सदस्य दिया जाता है। साथ में प्रोटीन को ध्यान रखते हुए 1 किलो दाल, जैसे कि चना की दाल या कोई दाल, उनको मुहैया कराई जाती है, ठीक है। दूसरी योजना की बात करें तो यह है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मध्य प्रदेश सरकार की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2008 में निर्धनता रेखा के नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जीवन यापन करने वाले परिवारों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बीपीएल राशन कार्ड प्राप्त परिवारों को प्रति माह 20 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है,
ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर से उनको उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा आपका हो जाएगी योजना। तो कब की है? अप्रैल 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस जिले की ब्यौरा सीट से कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी का निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह दांगी, ठीक है, करंट में अभी विधायक थे, ये पूर्व विधायक नहीं, ठीक है, इनका अभी निधन हुआ है। तो ये जो सीट है, विधानसभा सीट है, ये राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट है, ठीक है। और ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, इस कारण उनके शरीर के अंगों ने साथ देना छोड़ दिया था, यानी कि पहले से कुछ बीमारियां उनको होगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से, ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनका निधन हो गया है। इनके निधन के बाद अब 28 सीटों पर उपचुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए, पहले 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, अब कितने पे होंगे? 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, 1 बाय 1 ये डेटा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, चाहे कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हो या फिर उनका निधन हो रहा है। अभी 3 लोगों का ऐसा निधन हो गया है जो करंट में विधायक थे पिछले कुछ दिनों से। अगला प्रश्न है, राज्य शासन ने हेरिटेज मुद्रा पॉलिसी तैयार करने के लिए टास्क फोर्स गठित की है, इसके सदस्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए, हेरिटेज मुद्रा पॉलिसी तैयार करने के लिए जो टास्क फोर्स गठित करी गई है उसमें अशोक वर्णवाल, पल्लवी जैन, दीपाली रस्तोगी, तीनों लोग हैं। इसमें मंत्री विजय शाह वन मंत्री हैं, ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो आदिवासियों की परंपरागत दक्षताओं के दृष्टिगत उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए, उद्देश्य, कोई भी समिति या कोई भी टास्क फोर्स अगर गठित होती है तो उसका उद्देश्य आपको पता होना जरूरी है, उसके सदस्यों के बारे में उसका पता होना आपको जरूरी है, ठीक है। अगर उसमें कोई अध्यक्ष है तो अध्यक्ष के बारे में तो डेफिनेटली आपको पता होना जरूरी है। इसमें जो प्रमुख सचिव वन विभाग हैं अशोक वर्णवाल तथा प्रमुख सचिव आदिम जाति व अनुसूचित कल्याण के सचिव हैं श्रीमती पल्लवी जैन, ये टास्क फोर्स की सदस्य होंगी। प्रमुख सचिव वाणिज्य कर दीपाली रस्तोगी इसकी सदस्य सचिव होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह टास्क फोर्स 1 माह में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। तो देखिए, ध्यान रखिए, हेरिटेज मदिरा पॉलिसी तैयार करी गई है। तो मदिरा जो है ये किसके लिए तैयार करी जा रही है, ऐसे ध्यान रखो आप इसको, आदिवासी, ठीक है, एक चीज आपने यहाँ पे याद रख ली। अब आदिवासी ज्यादातर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, तो अशोक वर्णवाल प्रमुख सचिव वन विभाग ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आदिवासियों के लिए है तो आदिम जाति व अनुसूचित कल्याण की जो सचिव हैं पल्लवी जैन, वो इसकी सदस्य होंगी। इसके अलावा मदिरा जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो आता है आपका वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत, तो दीपाली रस्तोगी इसकी सदस्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1642.13 लाख रुपए की लागत से जल संरचनाओं की स्वीकृति जारी की गई है, यानी कि 16 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से जल संरचनाओं की स्वीकृति जारी करी गई है अशोकनगर जिले के लिए। यहाँ पे अगर बात करें तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने यह स्वीकृति जारी करी है, ठीक है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए कि इस विभाग के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में वो कौन है, ठीक है। तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बात करें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत अशोकनगर में 1642.13 लाख रुपए की लागत से 18 जल संरचनाओं की स्वीकृति अभी हाल में जारी कर दी गई है। ये जो स्वीकृति है अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़ और मुगावली विकास खंड के लिए जारी की गई है, यानी अशोकनगर के ये विकास खंड हैं इनके लिए ये स्वीकृति जारी करी गई है। और टोटल कितनी संरचनाएं हैं? टोटल हैं जल संरचनाएं 18। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के चारों विकास खंड के 50 ग्रामों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 4 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति, यानी कि हर घर जल सुनिश्चित करना है, मतलब बाय नल सबके घर में जल पहुंच जाए। जल जीवन मिशन की प्राथमिकता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, ठीक है, मतलब वर्षा के जल को इकट्ठा करना,
अब वर्षा का जल इकट्ठा होगा तो भूजल पुनर्भरण होगा, यानी कि जो पानी आप भरोगे थोड़े गड्ढे करके, जैसे आपको पता है हलमा अभियान चलाया गया था हमारे यहाँ, ध्यान है आपको, मैंने आपको करंट अफेयर बताया था। चलिए कमेंट करके बताइए हलमा अभियान के बारे में जो आप जानते हैं वो कमेंट करके आप बताएं। अगर आप करंट अफेयर्स हमारे डेली पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा। और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। आप ये मत सोचो कि 2019 का हो गया है कि 2018 का हो गया है। एमपीपीएससी व्यापम अब कुछ भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखिए 2015 का इस बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हलमा अभियान पूछा जाएगा। तो वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण और घरेलू अवशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखिए, मतलब घरों में पानी तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, इसके अलावा वर्षा जल संचयन करके भूजल पुनर्भरण यानी कि भूजल स्तर को सुधारना भी इसका एक कार्य है। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, चलिए कमेंट करके बताइए केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री कौन है। जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 तक राज्यों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अभी हाल में मध्य प्रदेश के लिए भी एक किस्त इसकी आई थी, अभी हमने 8-10 दिन पहले इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने राष्ट्रीय राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के महानिदेशक अजय प्रताप सिंह से भेंट की। राष्ट्रीय राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक संस्था है और संस्थान है, ये है आपकी कोलकाता में स्थित, ठीक है। तो इसके जो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल इसके जो हैं, ठीक है, तो वो अभी उनसे मतलब वो आए थे और स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनसे उन्होंने मुलाकात करी है, ठीक है। तो ये मुलाकात का जो मेन उद्देश्य है वो है शालेय पुस्तकों की स्थापना में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना, ठीक है। और फाउंडेशन के माध्यम से पुस्तकालय की स्थापना, उनका सुचारू संचालन, पूर्व से संचालित पुस्तकालयों को सुदृढ़ बनाना और व्यवस्थित करने संबंधी मुद्दों पर स्कूल शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात करी है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की बात करें तो यह एक केंद्रीय स्वायत्त संस्थान है, ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि फंड कहाँ से जारी होता है इसके लिए? वित्त मंत्रालय से, संस्कृति मंत्रालय से। यह देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को समर्थन देने और देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो ये पूरी जानकारी आपकी इससे संबंधित हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।